नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमेंटेरिया पर। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा लेक्चर चल रहा था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय विधि आयोग। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्य प्रणालियाँ क्या है इसकी। भारतीय विधि आयोग की कार्य प्रणाली, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड स्टडी सिलेक्शन तक। हमारा मेन मोटो है सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। भारतीय संविधान का नया चार्ट लगा दिया है, इसको आप अपने मन में और हृदय में आत्मसात करके हमारे साथ यहाँ पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा रिसर्च करेंगे, लेकिन अभी हमारा यूपीएससी के लिए आई-40 कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट जी स्टार्ट द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी चल रहा है, जिसमें कि हम भारतीय विधि आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। तो आयोग की बैठकों को आयोजित करता है, आयोग की बैठकों को आयोजित करता है। क्या करता है? आयोग की बैठकों को आयोजित करता है। सार्वजनिक व्यावसायिक, ध्यान देते रहिए, सार्वजनिक व्यावसायिक निकायों और शैक्षणिक, वो का मतलब होता है और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परामर्श करता है। कौन करता है? भारतीय विधि आयोग। आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है हमारा? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की कार्य प्रणालियां क्या है? आयोग की बैठकों को आयोजित करता है, आयोग की बैठकों को आयोजित करता है। सार्वजनिक व्यावसायिक निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परामर्श करता है। ये देखिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा प्रतिक्रियाओं और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करता है। मसौदा मतलब कि एक वो बनाते हैं उसका सिस्टम, बातचीत, डिस्कशन। और प्राथमिकताओं के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा हम कर रहे हैं। भारत का विधि आयोग प्राथमिकताओं के आधार पर सदस्य के प्रारंभिक कार्य की, सदस्य के प्रारंभिक कार्य की पहचान की जाती है। प्राथमिकता के आधार पर सदस्य के प्रारंभिक कार्य की पहचान की जाती है। ये सब कार्य प्रणालियां हैं किसकी? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। प्रस्तावित सुधार, प्रस्तावित मतलब जिसको हम चुनते हैं कि इस चीज में सुधार होना चाहिए, इस तरह का सुधार होना चाहिए, तो उसको प्रस्ताव बोलते हैं। प्रस्ताव रखना कि जिसमें सुधार करना है इस पॉइंट। तो प्रस्तावित सुधार के बिंदु को ध्यान में रखकर, बिंदु मतलब पॉइंट, बिंदु को ध्यान में रखकर आंकड़ों के संग्रह, ध्यान में रखकर आंकड़ों के संग्रह व अनुसंधान हेतु रिसर्च, व अनुसंधान हेतु अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। क्या करते हैं? प्रस्तावित सुधार के बिंदु को ध्यान में रखकर आंकड़ों के संग्रह व अनुसंधान हेतु अलग अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। समस्या सुधार हेतु, समस्या सुधार हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा, क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा और
चर्चा और रिपोर्ट की जांच के बाद चर्चा और रिपोर्ट की जांच के बाद विधि व न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाती है। क्या क्या रहता है? चर्चा और रिपोर्ट की जांच के बाद विधि व न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाती है। बाद में तत्पश्चात मतलब बाद में रिपोर्ट पर विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा विचार विमर्श के बाद विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श के बाद इसे संसद में पेश किया जाता है। विधि मंत्रालय का गठित जो विधि है हमारा स्वतंत्र भारत के बाद गठित विधि आयोग है और विधि आयोग का भारतीय विधि आयोग के कार्य प्रणाली की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? कार्य प्रणाली की। क्या क्या कार्य प्रणालियां हम इससे इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली, मैं कार्य प्रणाली को एक बार और रिपीट कर देता हूं, टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 16 जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, कमीशन, काउंसिल, ट्रिब्यूनल, इसमें हमारा चैप्टर अभी चल रहा है पॉइंट कमीशन, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी। अब हम स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज में हमारा अगला है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसका मतलब भारतीय विधि आयोग। भारतीय विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कार्य प्रणाली की, फंक्शनरी की हमारे साथ डिस्कशन होगी। तो क्या फंक्शनरी होगी, किस तरीका का व्यवहार होगा? तो आयोग की बैठकों को आयोजित करता है, सार्वजनिक, व्यावसायिक और निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परामर्श करता है, प्रतिक्रियाओं, रिपोर्ट का मसौदा तैयार करता है, प्राथमिकता के आधार पर सदस्य के प्रारंभिक कार्य की पहचान की जाती है, प्रस्तावित सुधार के बिंदु को ध्यान में रखकर आंकड़ों के संग्रह और अनुसंधान हेतु अलग अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। समस्या सुधार हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा तैयार की जाती है। चर्चा व रिपोर्ट की जांच के बाद विधि व न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाती है और बाद में रिपोर्ट पर विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा विचार विमर्श के बाद इसको संसद में पेश किया जाता है। कहां किया जाता है? संसद में पेश किया जाता है। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास है। आइए थोड़ा सा देखते हैं और आगे। इसके बाद हमारे पास है नेशनल कमीशन। सिर्फ कमीशंस की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। पहला टॉपिक हमारा कमीशन है, फिर काउंसिल है, फिर ट्रिब्यूनल है। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी के बारे में पढ़ लिया, एसटी के बारे में पढ़ लिया, बैकवर्ड क्लास के बारे में पढ़ेंगे। फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत, एक्ट अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। एक अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, SC स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट, HC स्टैंड्स फॉर हाई कोर्ट का जज होता है, ऑनरेबल जज होता है। क्या होता है? ऑनरेबल जज होता है। फिर क्या? एक समाज विज्ञानी, एक समाज विज्ञानी पिछड़े वर्गों के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष जानकारी, कैसा होगा? एक ऐसा समाज विज्ञानी जो कि पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले। समाज विज्ञानी में क्या होगा? एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होता है, और एक समाज विज्ञानी होगा जो पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले। दो सदस्य, विशेष जानकारी रखने वाले दो सदस्य तथा एक सदस्य, क्या इसके अंदर खूबी होगी? सचिव। उसमें से क्या है? एक सचिव जो सेक्रेटरी, मतलब जो भारत सरकार के सचिव स्तर पर, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है। सचिव स्तर का सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है। ध्यान दीजिए, एक समाज विज्ञानी पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले दो सदस्य, एक सदस्य सचिव जो भारत सरकार के सचिव स्तर का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया गया। संविधान का 123वां संशोधन विधेयक 2017 संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ख अंतः स्थापित करके राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है। अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की शिकायतों की जांच का अधिकार, वर्ग से संबंधित शिकायत, पीड़न, सुनवाई, निवारण अधिकार, ऐसे मामलों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देखने का अधिकार दिया गया है। अभी इनका कोई भी स्पष्ट
निर्देश नहीं है। देख लीजिए क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा सन 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष है जो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, और एक समाज विज्ञानी, पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले 2 सदस्य और एक सदस्य सचिव, जो कि भारत सरकार के सचिव स्तर का केंद्र सरकार का अधिकारी होता है। यह भू रूपरेखा रही आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम बहुत ही रोचक लेक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको आज पिछड़ा वर्ग आयोग और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताई, उसकी गठन संरचना के बारे में बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग किस तरह से था, क्या आया क्या नहीं आया। अब हम वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। वैकेंसी अपडेट, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सेंटर सिटी, या आप अपनी SSO ID पर देख सकते हैं। सेंटर सिटी कहां आपका एग्जाम पड़ा है, किस डेट को पड़ा है, किस सिटी में पड़ा है। और इसके बाद ये राजस्थान का RPSC का SSO ID आपने बनाई होगी, SSO ID के थ्रू आप देख सकते हैं। अपनी SSO ID पे लॉगिन करके राजस्थान PCS का सेंटर सिटी सेंटर आया है। 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, अभी आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। सिटी पता लग जाएगी, कितने बजे एग्जाम है, उसकी सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग एग्जाम है कि सेकंड सीटिंग है, पता लग जाएगा। किस शहर में एग्जाम है, RAS का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, वो आपको पता लग जाएगा। 1 अक्टूबर को एग्जाम है, 1 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद दूसरी अपडेट आपको है, MTS का फाइनल रिजल्ट आ गया है। MTS पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। और उसी के साथ ही साथ NTA दिसंबर साइकिल, UGC नेट JRF फॉर ऑल एग्जाम की फॉर्म आप भरिए, जिसकी एग्जाम डेट है आ चुकी है लगभग। NTA UGC नेट की दिसंबर साइकिल की एग्जाम डेट है 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक। इसमें सारे सब्जेक्ट के UGC नेट JRF के एग्जाम हो जाएंगे। ये रही NTA की वैकेंसी अपडेट। और UPSC में मैस्कुलिनियस वैकेंसीज आई हैं, थोड़े पद हैं, जिसकी एग्जाम फी है, फॉर्म की फी है केवल 25 रुपए। देख लीजिए, आपके काम का कुछ हो तो 25 रुपए में आप भर सकते हैं फॉर्म। और CBI में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फॉर्म आए, जिसमें कि मैक्सिमम एज जो ली गई है, LLB आपने की हो, मैक्सिमम एज ऑफ 30 ईयर यंग एम्प्लॉइज के लिए है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में APP असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फॉर्म आए, जो कि 30 साल तक मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा का व्यक्ति नहीं बन सकता। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पे। MPPCS का फॉर्म आप लोग भर लीजिए। MPPCS का प्री एग्जाम 17 दिसंबर को, मेंस एग्जाम 13 से लेकर 17 मार्च को, और 2024 का अगला आगामी प्री एग्जाम 28 अप्रैल को होगा 2024 में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन का। पढ़ते रहिए, नियमित पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक हार्ड स्टडी करें, सिलेक्शन पाएं।